नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में विज़न आईएएस संस्थान के जीएस के पेपर 2 की एक सीरीज़ लॉन्च हुई है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें 20 पेपर हैं और हम लोगों ने अब तक 2 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे पेपर संख्या 3 की, ठीक है। और आप निश्चिंत रहिए, 5 जून तक सारे पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और आपके सहयोग के लिए। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ज़रा देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय अपरिमित है? निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय? पहला, x such that x exponential r 0 is less than x is less than 1, ठीक है। तो यदि हम इसके बारे में बताएं तो 0 से 1 के बीच की अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, ये इसका मतलब है। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। कैसा है? अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 0 से 1 के बीच में कई संख्याएं हो सकती हैं, तो ये हमारा एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। यानी पहला नंबर तो हमारा सही है। दूसरा है d इज इक्वल टू एक्स सच दैट 50 के भाजक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें x सच दैट 50 के भाजकों की संख्या निश्चित होती है। कितनी होती है? निश्चित होती है। तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय नहीं है, पहली बात समझ लीजिए। दूसरे पे आ जाएं, c इक्वल टू 10 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो c इज इक्वल टू 10, कम अभाज्य संख्याओं की समुच्चय की संख्याओं भी क्या होती है? निश्चित होती है। तो ये भी हमारा अपरिमित समुच्चय नहीं है। तीसरा, किसी भी दिए गए समतल में सभी संख्याओं का समुच्चय। तो ये एक अपरिमित संख्या आएगी और ये हमारा अपरिमित समुच्चय है। तो पहला और चौथा ऑप्शन में देखते हैं, पहला और चौथा कहाँ है? डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समीर ने अपनी धनराशि का 2/5 हिस्सा आलोक को दिया। आलोक ने समीर से जो कुछ प्राप्त किया उसका 2/5 हिस्सा योगेश को दे दिया। यदि योगेश को समीर के पास शुरुआत में जितनी धनराशि थी उससे 2100 रुपये कम मिले थे, तो आलोक को समीर से कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 1000 रुपये, 1250 रुपये, 1460 रुपये या 1700 रुपये। तो यहाँ पर इस तरह हमें बताना है। तो जब मित्रों ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधी एक राशि मान लीजिए कि समीर की कुल टोटल राशि होगी x, ठीक है। अब उसने क्या किया? x का 2/5 यानी x का 2/5 किसको दे दिया? आलोक को दे दिया। फिर आलोक ने क्या किया? आलोक ने जो x का 2/5 था यानी आलोक ने 2x/5 का 2/5 किसको दे दिया? योगेश को दे दिया। योगेश को समीर के पास शुरुआत में जितनी धनराशि थी उससे 2100 रुपये, योगेश को समीर के पास शुरुआत में जितनी धनराशि थी उससे 2100 रुपये कम मिले थे। तो यानी कहने का मतलब है कि आप एक सीधी इक्वेशन बनाएंगे, x माइनस 4x/25 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2100 रुपये। कितना डिफरेंस है? 2100 रुपये। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? तो x इक्वल टू आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा? 2500। अब इसमें बताना क्या है? आलोक को समीर से कितनी धनराशि मिली थी? तो आलोक को समीर से कितनी धनराशि मिली थी? तो x यानी समीर की राशि का कितना है? 2/5 और ये 5 से 5 कट गया, 5 दूनी 10 यानी 1000 रुपये। यानी कितना मिला होगा? 1000 रुपये होगा। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझे? तो ज़्यादा कुछ घबराना नहीं है। जो क्वेश्चंस में बोला गया है हम उसी के अनुरूप चलते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, एक संख्या 2 अंकों से बनी है जिसमें से पहला अंक 2 है। यदि उस संख्या को उसके अंकों के उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 हो
तो उस संख्या का दूसरा अंक क्या होगा। तो जैसा बोला गया हम वैसा ही करेंगे। दो संख्याओं की बनी संख्या हम सीधी सीधी मान लेंगे 10x प्लस बाई। बाई हमारा यूनिट हो गया इकाई का, और ये हो गया 10x हमारी दहाई का, जिसमें से पहला अंक 2 है, और यदि संख्या को उसको उलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। तो अंकों को अगर हम उलट दें, इसको हमने उलट दिया तो ये हो गया 10y प्लस x। अब क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा, इन संख्याओं का योग कर दें तो 99 हो जाएगा। तो ये हमने 99 लिख दिया, यानी 11x प्लस 11y इज इक्वल टू कितना हो गया 99, यानी x प्लस y बराबर कितना हो गया 9। कितना हो गया मित्रों, x प्लस y बराबर 9 हो गया। अब ये क्या कह रहा है, पहला अंक जो है वो कितना है 2 है, तो दूसरा अंक ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली, इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली 2 मान ली। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो 7 है, यानी बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जैसा बोला गया है उसके अनुरूप हम सवाल सॉल्व करते हैं और उससे ही हमारा आंसर निकल आता है। तो ज़्यादा हेक्टिक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, और वो क्वेश्चंस है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है 4, उसको देखते हैं। एक पाई चार्ट है, उसे ध्यानपूर्वक समझिए। तो मित्रों एक बात याद रखना, जो पाई चार्ट का जो ये एंगल है ये 360 होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट में ध्यान रंजन द्वारा अपने घर के निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों में विविध ऋणों को दर्शाता है। पर्सनल लोन, एक्सटर्नल लोन, होम लोन, लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, लोन ऑफ पीएफ, तो इस तरह उसने अपने लोन लिए हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन आगे। उपरोक्त पाई चार्ट में दिखाए गए खंडों के आकार के मूल्य के अनुमान के अनुपात में नहीं भी हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से लिया गया ऋण कौन सा केंद्रीय कोण बनाता है। तो यहाँ पे एंगल बताना है कौन सा बनता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे क्या कहा, ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, ये 360 है। तो ये सारे को जोड़ दो, 2 लाख को, ये 18,000 को, 5 लाख को, 1 लाख को, 32,000 को। तो ये जब तीनों आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 8,51,000। कितना आ जाएगा 8,51,000। और ये कितने के बराबर है मित्रों, ये है आपका 360 के बराबर। कितने के बराबर है 360। अब ये क्या कह रहा है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का आप देखेंगे कितना है क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड का है आपका लोन ऑन क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए। अब हमने क्या करना है, अब हमें 1 लाख की वैल्यू निकालनी है और उसके अनुसार इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 लाख की वैल्यू यानी 1 लाख जो है आपका इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 85,100 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइडेड बाई 85। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 42.30 डिग्री। कितना आएगा 42.30 डिग्री। तो जो कि आपके कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपका फेवरेट पैराग्राफ आया है, पैराग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उद्योगवाद के प्रारंभिक वर्षों में संयुक्त स्टॉक कंपनी के आगमन के बाद से जवाबदेही और नैतिकता सत्यनिष्ठा बनाए रखते हुए बाजार के अवसरों को प्राप्त करने के प्रयासों का संतुलन व्यावसायिक उद्यमों के लिए एक निर्णायक चुनौती साबित हुआ है। व्यावसायिक उद्यम की जवाबदेही और उत्तरदायित्व लगातार सवालों के घेरे में रहते हैं। वैश्विक जातीय वित्तीय संकट में कॉरपोरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता की स्पष्ट विफलताओं ने व्यवसाय के लिए बेहतर नैतिक ढांचे और गवर्नेंस की खोज की तात्कालिकता को बढ़ा दिया है। हालिया वर्षों में कॉरपोरेट सामाजिक और पर्यावरणीय पहलों की सीमा, महत्व और प्रभाव में पर्याप्त वृद्धि और अधिक नैतिक रूप से सूचित दृष्टिकोण वर्धित महत्ता को प्रकट करती है। यानी स्टॉक कंपनी के बारे में बताया गया है। अब इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं, उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर पूर्व धारणा बतानी है। तो पहली धारणा आपको पढ़नी है और उसके आधार पर अन्य धारणाओं बतानी है। तो पहला धारणा पढ़िए और उसके आंसर बताइए। तो पहली धारणा क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। क्या कह रहा है, कॉरपोरेट गवर्नेंस की व्यावसायिकता नैतिकता की वर्तमान प्रक्रियाओं को अब पुरानी हो चुकी हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, तभी इसमें नैतिकता की बात की गई है, पूर्व धारणाओं की बात की गई है। पहला तो बिल्कुल सही है। उद्योगवाद से पहले जवाबदेही और नैतिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखने का चुनौतीपूर्ण नहीं
था। ये बात बिल्कुल गलत है, इसकी कहीं चर्चा नहीं की गई है, यानी केवल हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस में कमजोर जवाबदेही तंत्र लोगों को विश्वास को कम करता है। समय के साथ कॉरपोरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता अधिक नैतिक हो गए हैं। नैतिकता के बिना कॉरपोरेट गवर्नेंस जवाबदेही और जिम्मेदारी से रहित होती है। वित्तीय संकट किसी भी कॉरपोरेट गवर्नेंस या व्यावसायिक नैतिकता के दृष्टिकोण का वास्तविक परीक्षण होता है। तो अब इसमें हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो पहला देखते हैं, लेखक के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमजोर जवाबदेही तंत्र में लोगों को विश्वास को कम करता है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, बल्कि बढ़ाता ही है। समय के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में व्यावसायिक नैतिकता अधिक नैतिक हो गई, ये बात बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पैरा पर। क्या है अगला पैरा, चूंकि जनगणना की गणना प्रशासनिक सीमाएं तय होने के कुछ महीनों बाद ही शुरू हो सकती हैं और आम चुनाव अगले वर्ष की शुरुआत में निर्धारित हैं, इसलिए 2023 में जनगणना की संभावना को अस्वीकार किया गया है। इसके अलावा जनगणना गणना से पूर्व आवास सूचीकरण किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार (एनपीआर) का कार्य पूरा किया जाना है। इससे पहले क्षेत्राधिकार परिवर्तन की समय सीमा 30 जून 2023 थी और इससे पहले 31 दिसंबर 2022 थी। मई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार जन्म और मृत्यु से संबंधित डेटा को मतदाता सूची और समग्र विकास प्रक्रिया से जोड़ने के लिए संसद के एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। शाह ने कहा था कि जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकास के एजेंडे के आधार बन सकती है। उन्होंने कहा, डिजिटल, पूर्ण और सटीक जनगणना आंकड़ों के बहुआयामी लाभ होंगे। साथ ही जनगणना के आंकड़ों के आधार पर योजना निर्माण निर्धनों में भी सबसे निर्धनतम लोगों तक विकास पहुंच सुनिश्चित करता है। यदि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र डेटा के विशेष तरीके से संरक्षित किया जाए तो विकास कार्यों की योजना ठीक से बनाई जा सकती है। मृत्यु और जन्म संबंधी रजिस्टर को मतदाता सूची से जोड़ने वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने हैं। तो क्या निष्कर्ष निकाला है, इसको जरा देखिए। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निष्कर्ष क्या निकाला है। पहला, जनगणना 2024 में होगी। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है, जनगणना 2024 का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जनगणना प्रक्रिया के माध्यम से विकास का लाभ सबसे अधिक गरीब लोगों तक पहुँचाना है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, राम और श्याम दो श्रमिक हैं, दोनों द्वारा एक साथ मिलकर किए जाने वाले कार्य की तुलना में राम को अकेले एक काम को पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, दोनों द्वारा एक साथ मिलकर किए जाने वाले कार्य की तुलना में श्याम को अकेले एक काम को पूरा करने में 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ये बताना है। तो मित्रों, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप पहले एक साथ इनका निकाल, दोनों साथ मिलकर किए जाने कार्य की तुलना में राम को अकेले एक दिन का काम 1/8 और दोनों द्वारा मिलकर किए जाने की तुलना में श्याम को अकेले 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो दोनों का हम सीधा निकाल लेते हैं और एक दिन का काम यानी 1/x इज इक्वल टू 1/x + 8, यानी 8 घंटे अधिक लग रहे हैं, प्लस 1/x + 9/2, ये हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का काम। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 6 आवर आएगा। कितना आएगा मित्रों, x इक्वल टू 6 आवर आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, एक कंटेनर में चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पेस्ट के मिश्रण को x/y में रखा गया है, जहां x प्रोपोर्शनल टू 1 2 3 4 x बिलोंग्स टू और y बिलोंग्स टू ये 5 6 7 x और y के मानों में कितने अलग अलग सेटों के परिणामी मिश्रण के चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का अनुपात 1/2 होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे कैसे सॉल्व करें, जरा इसे समझिए। 1/2 का अनुपात होना चाहिए, तो 1/2। तो संभावित अनुपात अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 1/2 का अनुपात कैसा होगा, 1/5, 2, 1/6, 1/7, 1/8, ऐसे ही 2 का 2/5, 2/6, 2/8, ऐसे ही 3 का। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखेंगे 1:2 में केवल 2 आ रहे हैं। एक तो क्या कहते हैं 3:6 और 2:4, यानी ये 1/2 आ जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा 4:8, नहीं ये तो है ही नहीं, 4:8 ही आएगा, यानी 1/2 ये, यानी 2 ही आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं संभावित? 2 आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे आइए, निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पाई चार्ट में कोचिंग सेंटर के छात्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन के तरीकों को दर्शाया गया है। ऑन टूट, बाइसिकल, ऑन फुट, बाइसिकल, कार, अदर और बस। अगर कोचिंग में छात्रों की कुल संख्या इतनी हो तो परिवहन के साधनों का उपयोग करने वाले, अन्य साधनों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बतानी है। तो मैंने तुमसे क्या कहा कि इनके टोटल एंगल का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, टोटल संख्या छात्रों में कितनी हो गई है? 360 डिग्री इज इक्वल टू 12160, इतनी है। ठीक है, कितनी है? 2160। ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम इसे किससे जोड़ दें? 1 से। क्या है? 1 इज इक्वल 1 माइनस 1/4 ऐसे करके सब जोड़ देंगे, प्लस 1/3 प्लस 1/5/36 और इसका इक्वल टू कितना कर देंगे? 2160। कितना कर देंगे? 2160। तो 1/9 इज इक्वल टू 2160। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 240। कितना आएगा? 240। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और 8 जो है वो पैराग्राफ है। क्या है? वैज्ञानिकों ने गुरुवार को कहा कि उन्हें इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि ब्रह्मांड में निम्न आवृत्ति वाली गुरुत्वीय तरंगों का भरा हुआ जो स्पेस टाइम की संरचना में लहरों के समान हैं, उनका सृजन चतुर्दिक परिक्रमण करने वाले, आपस में टकराने वाले, परस्पर विलीन होने वाले विशाल पिंडों द्वारा हुआ है। और इनका पूर्वानुमान अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सामान्य सिद्धांत द्वारा 100 वर्षों से भी अधिक पहले किया गया था। शोधकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि ये तरंगें एक ब्रह्मांडीय पार्श्व ध्वनि उत्पन्न करती हैं जिसे वे सुन सकते हैं और जो बाह्य अंतरिक्ष में प्रसारित होती है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह वास्तव में पहली बार है जब हमारे पास ब्रह्मांड की हर चीज़ को अपने बृहद पैमाने में गति का प्रमाण है, जैसे कि नैनोग्रह। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अनुसंधान टीम्स में से एक जिसने द एस्ट्रोलॉजिकल जर्नल लेटर्स के परिणामों को प्रकाशित किया गया था, और लेजर इंफ्रारोमीटर, ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, LIGO डिटेक्टर शामिल थे। हालांकि वे तरंग उच्च आवृत्तियों के थे जिनके बारे में माना जाता है कि लगभग 1.3 अरब साल पहले 2 अपेक्षाकृत छोटे ब्लैक होल विलय से उत्पन्न हुए थे। ठीक है। हालांकि अब इसमें परिवर्तन आया। इंडियन पल्सर टाइमिंग एरे सहित 5 विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टीमों के प्रतिनिधित्व वाले रेडियो खगोलविदों द्वारा किए गए विविध अध्ययनों के अनुसार निम्न आवृत्ति वाली गुरुत्वीय तरंगों की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने 8 साल पहले उपयोग की गई तकनीक के अनुसार तुलना में एक बेहतर भिन्न तकनीक का इस्तेमाल किया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जरा इसे देखते हैं। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला, अब आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का समर्थन करने वाले और भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ओके। दूसरा, लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO डिटेक्टर्स पहले संभवतः उच्च आवृत्ति युक्त गुरुत्वीय तरंगों को पता लगाने में अधिक उपयोगी थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो 16वां क्वेश्चन कैसे आ गया? अरे ये क्वेश्चंस रह गए मित्रों। अभी ये 14वां क्वेश्चन मित्रों रह गया है। पहले 14वां कर लेते हैं और 13वां भी मेरी समझ से रह गया है। आगे बढ़ गए थे मित्रों। अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन पहले देखना है, तो पहले 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये निम्नलिखित जानकारी में आगे दिए गए कथनों को प्रश्न के बारे में बताइए। क्या है? 81034 BC 8 अंकों की संख्या है जिनमें ABC अलग अलग अंक दर्शाते हैं। कथन 1 5 8 9 से विभाज्य है, 2 AB दोनों से विभाज्य है। A + B + C ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर जब A + B + C हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको एक
सूची से बना लेते हैं। कैसे? ऐसे समझिए, ए बी और सी कर लिया। पहले क्या बोला? 5 और 8 9 से विभाज्य है। क्या कथन? 0 5 8 9 से विभाज्य है। तो 5 8 9 से विभाज्य है तो इसके लिए सी बराबर कितना होना चाहिए? यहाँ सी बराबर 0 होना चाहिए। ए और बी दोनों विभाज्य हैं, ए और बी दोनों विभाज्य होंगे तो 8 के गुणज बी का मान 1 3 5 7 होना चाहिए। 1 3 5 7, ठीक है। और ए के मान के बारे में बात करें तो या 9 और होगा, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। ए के बारे में बात होना चाहिए तो बी बराबर 1 तो ए बराबर कितना होगा? 7। बी बराबर 5 तो ए बराबर 3, ठीक है। बी बराबर 5 तो ए बराबर 3 और बी बराबर 3, बी बराबर 7 तो ए बराबर 1, ठीक है। बी बराबर 5 तो ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 17, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? अशोक मनोज राकेश मिलकर एक काम को 30 मिनट में पूरा करते हैं। मनोज और अशोक मिलकर उस काम को 50 मिनट में पूरा करते हैं। राकेश अकेले उसी काम को करने में कितना समय पूरा कर सकता है? तो यहाँ पे जब ऐसा दिया जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है मित्रों, इसको आप ध्यान से करिए। तीनों मिलकर काम कर सकते हैं तो तीनों का 1 घंटे का काम 1/30 कितना हो जाएगा? 1/30 1 मिनट का काम। और दोनों मिलकर कर रहे हैं 50 मिनट में तो 1/30 में से 1/50 घटाएंगे तो हमें निकल आएगा 2/150 यानी 1/75। यानी राकेश काम को कितने समय में कर सकता है? 1/75 समय में, यानी 75 मिनट में पूरा कर लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। S1 और S2 दिए गए हैं और उनके उपरांत प्रश्न दिया गया है। S1 n और x संख्या विभाजित करता है, n2 x2 x/4 को विभाजित करता है। संख्या n दो संख्याओं x और y का HCF है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो S1 की सहायता से n = x और y में विभाजित हो जाएगा और x2 = S1 पर्याप्त नहीं है। S1 क्या है? इसका आंसर देने में पर्याप्त नहीं है, जबकि S2 इसका आंसर देने में पर्याप्त है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 2 प्रश्न दिए हैं, पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 वर्षों में विभिन्न स्रोतों में राजेश की आय को दर्शाता है। स्कूल की सैलरी, खर्च, ठीक है। ये 2 टोटल आय कितनी है ये दर्शाता है। तो जरा यहीं पर देखते हैं 2018 की तुलना में 19 में मकान किराए में होने वाली आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ठीक है। तो जरा देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे मकान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है तो दोनों की इनकम को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 2018 में कुल आय 5 लाख है और 25% मकान के किराए में यानी 1,25,000 आई है। 2019 में 6 लाख है और मकान के किराए से 1,38,000 आए हैं। तो अभी प्रतिशत निकालेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे? हम घटा देंगे और घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10.4%, ठीक है, 10.4%। नेक्स्ट है 2018-19 में दूध बेचने से राजेश की आय में क्या अंतर आया? तो 2005, 18 और 19 में अगर हम देखेंगे तो 2018 में 5 लाख है, दूध बेचने पर 45,000 यानी 9% आए हैं और 2019 में 6 लाख है और 8% यानी 48,000 है। दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है? अब अपना क्वेश्चन आता है 16। तो 16 जो हमने पैराग्राफ पहले पढ़ लिया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसे हम देखते हैं। जब आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का समर्थन करने वाले भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत प्राप्त हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी संभवतः ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में विशाल पिंडों को टकराने से गुरुत्वीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहली बार खोजी गई गुरुत्वीय तरंग लगभग 1 अरब वर्ष पुरानी थी। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो जो कथन है वो दोनों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला पैराग्राफ हमारा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं, क्या है जरा उसे पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार असुरक्षित पेयजल स्वच्छता में आरोग्यता 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 3,95,000 मृत्यु के जिम्मेदार थी। इनमें से डायरिया 2,73,000 मौतों के जिम्मेवार, श्वसन से ग्रस्त संक्रमण से 1,12,000। ये रोग विश्व के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु के 2 प्रमुख संक्रामक कारण हैं। असुरक्षित पेयजल स्वच्छता और आरोग्यता के कारण बीमारी का बोझ 2019 में अपडेट शीर्षक वाली रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि विश्व की आधी आबादी के पास भी पेयजल स्वच्छता आरोग्यता के पर्याप्त पहुंच नहीं है, जो 2019 में कम से कम 14 मिलियन लोगों की मृत्यु और 74 मिलियन दिव्यांगता को समायोजित जीवन वर्षों में डेली के कारण बना। विश्व स्तर पर 771 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित जल तक पहुंच नहीं है। 1.7 बिलियन लोगों के पास शौचालय नहीं है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित वॉश के कारण होने वाली बीमारियों के बोझ का अनुमान पर आधारित है, जिनमें डायरिया, गंभीर श्वसन तंत्र संक्रमण, अल्पोषण और मृदा संरक्षित हेलमिंथेसिस शामिल हैं। मृदा संरक्षित हेलमिंथेसिस मानव मुंह मल के मौजूदा अंडों द्वारा प्रसारित होते हैं और बाद में इन क्षेत्रों में मृदा की संदूषित करते हैं जहां स्वच्छता की स्थिति खराब है। STH अनुमानतः 1.5 मिलियन लोगों या विश्व के 24% आबादी से प्रभावित करता है। STHS के कारण होने वाली वास जनित बीमारी के बोझ का अनुमान लगभग 132 निम्न स्तर के मध्यम आय वाले देशों में लिया गया था, क्योंकि वे स्थान हैं जहां संक्रमण का प्रकोप सर्वाधिक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं उसे जरा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा परिच्छेद लेखक द्वारा दिए गए सबसे निर्णायक संदेश का सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। कई देशों में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी एक बड़ी समस्या है। विश्व स्तर में दूषित जल में होने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं। 5 साल की कम आयु के बच्चे दूषित जल से होने वाली बीमारियों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं। अफ्रीका जल जनित रोगों के लिए सबसे संवेदनशील महाद्वीप है। तो यहाँ पे ना इसकी चर्चा ना इसकी चर्चा, केवल इसकी चर्चा है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, इसे देखते हैं। एक कथन है x such that x belongs to z और x square equal to 2 does not equal to 5। x such that x belongs to n 4 is less than x is less than 5, ठीक है, और इक्वल टू 5, दोनों में से कौन से सही हैं। तो x स्क्वायर 2 के बराबर है और x z के बारे में यदि हम बात करें तो यह z पूर्णांकों को दर्शाता है और पूर्णांक 0 भी हो सकता है और धनात्मक संख्या अनंत के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्या अनंत तक ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। तो फाई जो है वो आ से शून्य समुच्चय से होता है। किससे होता है, शून्य समुच्चय से, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जेड अगर हम बात करें नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाता है और ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जारी रहती हैं। तो यहाँ पर भी ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है 20 उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर से को आने के बाद वाले प्रश्न पर विचार कीजिए। कथन 1, A4AB इज ग्रेटर देन 0। कथन 2, B इज लेस देन A प्लस C। प्रश्न A माइनस B प्लस C इज ग्रेटर देन A प्लस B माइनस C। उपरोक्त प्रश्नों के संबंध में से कौन से सही होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो मित्रों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हम केवल किसी इस प्रश्न का उत्तर ना इसकी सहायता से अकेले दे सकते हैं ना इसकी सहायता से अकेले दे सकते हैं, हमें दोनों की सहायता लगेगी। तो यहाँ पर हम बात करें और ये दोनों की सहायता जो भी है वो भी अपर्याप्त है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी सही जाएगा, ठीक है, पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है 21, इसे देखते हैं। माना x इज इक्वल टू संख्या पद्धति की पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है और y इक्वल टू संख्या पद्धति की पहली 5 मिश्रित संख्याओं का औसत है। x और y के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर x और y के बीच का अंतर बताना है। तो यहाँ पर पहली संख्या पद्धति में 5 से अभाज्य पहली 5 अभाज्य संख्याएं अगर हम देखेंगे तो 2, 3, 5, 7 और 11 हैं, ठीक है। संख्या पद्धति में पहली 5 भाज्य संख्याएं अगर हम देखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 9 और आपका 10, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो इनका औसत निकाल लो भाई, ठीक है, इनका औसत निकाल लो और इनका औसत निकाल लो। पहली 5 मिश्रित संख्याओं का औसत के बीच का अंतर क्या होगा, तो जब हम इनका अंतर निकालेंगे तो वो अंतर निकलेगा औसत करके 1.8, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22, उसे देखते हैं। एक श्रमिक 16 मीटर लंबी सड़क 16 घंटे में बना सकता है, जबकि दूसरा श्रमिक उतनी ही लंबी सड़क 12 घंटे में बना सकता है। अगर दोनों एक तीसरे श्रमिक के साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 घंटे में सड़क बन सकती है। इस प्रकार तीसरे श्रमिक को अकेले सड़क बनाने में कितना समय लगेगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 3 श्रमिक x, y और z हैं, ठीक है। x क्या कर रहा है, x को पूरा करना समय में कितना लग रहा है, 16 घंटे, y को पूरा करने में 12 घंटे, और इसका हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 12 घंटे में पूरा कर रहा है और 4 घंटे में, x और 16 घंटे में बना सकता है लंबी सड़क, जबकि दूसरा श्रमिक उतनी ही लंबी सड़क 12 घंटे में बना सकता है, ठीक है। x, y, z तीनों मिलकर 4 घंटे में कर लेते हैं, ठीक। तो ऐसे सवाल में जब होता है तो एक एक घंटे का निकाल लेते हैं। तो x का 1/16, y का 1/12 और z का 1 घंटे का काम सबका तीनों का, यहाँ z लिख लें तो कितना हो जाएगा 1/4। और जब इसे हम 1/4 से इन दोनों को घटा देंगे जोड़ को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारा आंसर आएगा 9.6 आवर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ पर। यह सिद्ध हो चुका है कि महिलाएं वित्तीय पहुंच का विस्तार न केवल स्वयं महिलाओं पर बल्कि घरेलू आय पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। महामारी के प्रति नीतिगत प्रक्रियाओं में परिणाम स्वरूप डिजिटल सेवाओं के अंगीकरण से उत्पन्न हुई गति भारत में वित्तीय समावेशन में मौजूद लैंगिक अंतराल को कम करने का अवसर प्रदान करती है, और महिलाओं को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है वे लिंग आधारित हैं। प्रतिबंधात्मक सामाजिक मापदंड, आवाजाही संबंधी बाधाएं, पहचान की कमी, वित्तीय साक्षरता, जमानत के लिए अपर्याप्त परिसंपत्ति और डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर। इसलिए वित्तीय समावेशन के लिए इन चुनौतियों का समाधान महिला केंद्रित नीतिगत दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाना चाहिए, जो पुरुषों की उपलब्ध वित्तीय सेवाओं को पूर्ण श्रृंखला तक महिलाओं की भी समान पहुंच को प्राथमिकता देता है, और उन्हें आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह भाग लेने के लिए पुरुषों को समान अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मर्म बताना है कि मेन मर्म क्या है और क्या इसे निहितार्थ हैं। तो जरा इसके निहितार्थ सुने। क्या है, महिलाओं को वित्तीय समावेशन के साथ उनकी वित्तीय स्वतंत्रता का धारण में बदलाव लाने में भी सख्त जरूरत है, ये ठीक है। देश की आर्थिक समृद्धि सतत विकास के वित्तीय समावेशन के लिए आवश्यक, इन दोनों बातों का इसमें कोई चर्चा नहीं है। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक समानता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसकी चर्चा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है 24, 60 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 27 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को 162 दिनों में पूरा करने के लिए 30 पुरुषों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सीधा फॉर्मूला होता है MDH, वर्क इज इक्वल टू MD और H। क्या होता है, वर्क MD मतलब वर्क हो गया, M का मतलब आदमी हो गया, D का मतलब दिन हो गया और H का मतलब आवर हो गया। अब 60 पुरुष किसी काम को करने में 27 दिन में पूरा करते हैं, तो 162 दिनों में पूरा करने के लिए 30 पुरुषों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा। तो सीधा है 60 × 9 × 27 इज इक्वल टू 30 × 162 इज इक्वल टू आवर। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे मित्रों तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आएगा प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, 3 घंटे काम आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है, 9 लड़के 12 लड़कियां एक कार्य को 15 दिन में पूरा करती हैं। यदि उसी कार्य को 39 लड़के 72 लड़कियों द्वारा 3 दिन में पूरा किया जाता है, तो उसी कार्य को करने में 20 लड़कों और 5 लड़कियों को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो एक लड़के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 9 लड़के 12 लड़कियों एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो क्षमताएं हमें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या है, 9x + 9y इज इक्वल टू 1/15। समझे, हमने 12 लड़के x क्या मान लिया है, एक लड़के द्वारा एक दिन का किया कार्य x और एक लड़की द्वारा किया गया कार्य y, ठीक है, और इसको कर लिया है, ठीक। आगे क्या कह रहा, 39 लड़के और 72 लड़कियों द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है। अब यही चीज कैसे हो जाएगी, 39x
प्लस 72 y इज इक्वल टू 1/3। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 20 लड़के और 5 लड़कियों में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। तो जब इनकी x और y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 10 दिन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है, राज द्वारा काम के आधे हिस्से को शुभम राज द्वारा किए गए कुल समय की तुलना में 1/4 समय के भीतर ही पूरा कर लेता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो राज अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि राज अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, राज x दिनों में पूरा कर लेगा। कितने में, x में। तो राज के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, x/4। ठीक है, कुल समय की तुलना में 1/4 समय भीतर खत्म हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे शुभम द्वारा आधा काम पूरा करने में लगा हुआ समय कितना है, x/4। ये किसके द्वारा है, शुभम के द्वारा। ठीक है, शुभम के द्वारा। ठीक, अब शुभम द्वारा पूरा करने में कितना समय लगेगा, x/2 दिन। ठीक, और जब इसे 18 दिन में पूरा कर लेता है तो x इक्वल टू कितना आएगा, 54 दिन। कितना आएगा, x इक्वल टू 54 दिन। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। m इक्वल टू 7 की पावर 2n-1, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, m इज इक्वल टू 6 से विभाज्य होगा। n किसी भी विषम संख्या को मान लिए, n किसी भी सम संख्या का मान के लिए, और n किसी भी मान के लिए, और n किसी भी मान के लिए नहीं। तो यहाँ पे जब ऐसा सवाल हो तो मित्रों हम m इज इक्वल टू 7 2n की पावर -1 यानी 49 की पावर ऐसा कर देते हैं। इसे हम कैसा लिख देंगे, 7 की पावर 2n-1। ठीक है, तो इसे सीधा सीधा 49n की पावर -1। ठीक है, और n की पावर -1 m 6 से विभाज्य होगा। तो यदि हम यहाँ पे बात करें 49 - 1 अर्थात 48, जो कि 6 से विभाज्य हो जाएगा, यानी n किसी भी मान के लिए ये 6 से विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे, आप ऐसे समझ लीजिए, n माइनस अगर हम n इक्वल टू 1 रख लें तो यानी 49 - 1 यानी 48 आ गया, तो उससे विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही सब हो जाएंगे। नेक्स्ट 28, सबसे छोटी संभव संख्या ज्ञात कीजिए जो 6/13 और 17 के बीच विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। तो ये सवाल सॉल्व करना है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन सब का एलसीएम ले लेना है। तो जब हम एलसीएम लेंगे इन सब का तो एलसीएम आएगा हमारा 13 26। ठीक है, अब इसमें कितना शेष बच रहा है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बच रहा है, तो इसी में हम 3 जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 13 29। 13 29 ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या है, अमर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि संजय अमर से 25% अधिक कुशल है तो ज्ञात कीजिए संजय उसी कार्य को कितने दिनों में समय लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं जब परसेंटेज वाला सवाल हो तो अमर का 100% है। कितना है, 100%। तो संजय की क्षमता कितनी हो जाएगी, संजय की क्षमता हो जाएगी 125%। कितनी हो जाएगी, 125%। अब दोनों क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे, यानी x/y निकालेंगे। तो x/y निकलेगा तो कितना निकलेगा, 4/5। कितना निकलेगा मित्रों, 4/5। अब कार्य को पूरा करने में लगा समय संबंधित क्षमताओं के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए मान लीजिए कि मान लीजिए m और संजय n, यानी m संजय मान अमर के द्वारा और संजय के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना होगा, 5:4। कितना होगा, 5:4। ठीक है, 5:4 मान लिया हमने। ठीक, जब 5:4 मान लिया तो संजय बटे अमर बटे संजय इज इक्वल टू कितना हो गया, 5:4, यानी 20/n 5/4, यानी s इज इक्वल टू 4 × 4 बराबर 16, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेहा ने देखा कि 4 अलग अलग नलों में क्रमशः 45 सेकंड, 60 और 45, 75, 90 के अंतराल पर पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं। यदि वे प्रातः 11 बजे के एक साथ नीचे गिरती हैं तो अगली बार पुनः एक साथ कब गिरेंगी। तो जब मित्रों ऐसा सवाल हो तो ऐसे सवाल में
क्या करते हैं? तो मित्रों ऐसे सवाल में हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। इस सब का एलसीएम निकालेंगे और जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा क्या? 90 यानी 900 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 900 सेकेंड। और 900 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 900 सेकेंड का मतलब हो गया 15 मिनट। क्या हो गया? 15 मिनट। ठीक है, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, सॉरी 60 का 1 मिनट और सीधा सीधा 15 छक्का 90 यानी 11:15 पे दोबारा एक साथ गिरेंगी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? अनन्या और रुद्र मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन वे दोनों केवल 20 दिनों में एक साथ कार्य करते हैं, जिसके बाद रुद्र कार्य करना बंद कर देता है। अनन्या शेष कार्य अगले 20 दिनों में पूरा करती है, तो अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है? तो यहाँ पर बात करें 30 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य है? एक दिन में 1/30। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया। तो 1/30 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कितना काम कर लिया? 2/3 काम कर लिया दोनों का कार्य। ठीक है, शेष कितना बचा? शेष बचा 1 - 2/3 यानी आपका आ गया 1/3। तो 1/3 काम कितने दिन में पूरा किया है? 20 दिनों में। 1/3 भाग पूरा कर रही है कितने में? 20 दिनों में। तो एक भाग पूरा करेगी 20 × 3 यानी कितने दिनों में? 60 दिनों में। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है 32? इसे देखते हैं। पाई चार्ट को समझना है और उत्तर देना है। पाई चार्ट में रवीना के विभिन्न विषयों में अंक दिए गए हैं। यदि 720 अंकों में कुल 540 अंक प्राप्त किए तो इंग्लिश में उसके द्वारा अंकों में कुल प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो यहाँ पे एक सीधी बात है। ये क्या हुआ? ये हुआ आपका 360 डिग्री। कितना हुआ? 360 डिग्री। अब 1 डिग्री निकालने के लिए 540 में क्या कर दें? 360 का भाग दे दें तो आपका आ जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, अब पाई चार्ट में आप क्या करेंगे? दिखाएंगे कि अंग्रेजी के अंक कहाँ हैं। कहाँ हैं अंग्रेजी के अंक? निकालने हैं। तो ये सारे एंगल क्या किया हमने? जोड़ दिया। तो अंग्रेजी का एंगल आ गया 80 डिग्री। कितना आ गया मित्रों? 80 डिग्री। ठीक है, अब इसके परसेंटेज निकालने 540 डिवाइड बाई 360 इंटू 80 कितना आ गया? 120 अंक। और परसेंटेज निकाल लेंगे हम इसका। तो ये हमने परसेंटेज निकाल लिया 2 और 9 और इसे सॉल्व किया तो हमारा आ गया 22.22%। कितना आएगा? 22.22%। और ये कहीं नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है? पाई चार्ट में अध्ययन किया गया है और पाई चार्ट में विवाह समारोह के दौरान किए गए खर्च हैं। टोटल खर्च 9,90,000 रुपये है। पाई चार्ट में उपयुक्त पाई चार्ट के समान कौन सा होगा? उपयुक्त पाई चार्ट के समान कौन होगा? तो जब ऐसा सवाल हो तो अलग अलग निकाले जाएंगे। तो हमारा जो पाई चार्ट के समान होगा वो हमारा निकलेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है परिच्छेद अगला और उससे संबंधित क्वेश्चन। वास्तविकता और वस्तुकरण की मांग के निर्माण के वर्तमान समय में एक मानव बनने के लिए गंभीर निहितार्थ हैं, जहां दार्शनिक हर्बर्ट मर्क्यूस उद्धरण लोगों स्वयं अपनी वस्तुओं की पहचान करने का उद्धृत किया जा सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में अपने शुरुआतों से कभी न समाप्त होने वाली समृद्धि को तर्क के आधारित हैं और ने अपने गृह देश में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने द्वारा सृजित उस प्रचुरता जो उसके स्वयं के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है से संघर्ष किया। ऐसा नहीं होगा यदि लोग संतुष्ट रहें लोगों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत कुछ है। हालांकि 20वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवादी के समान व्यक्ति को अपने अद्भुत वस्तुओं की पर्याप्त लिप्सा और उपभोक्ता के रूपांतरित कर सकते हैं, अपनी गति को बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम निहितार्थ है? तो यहाँ पर देखिए निहितार्थ अद्भुत वस्तुओं की पर्याप्त लिप्सा। ठीक है, ये बात की गई है। समृद्धि पूंजीवादी मॉडल, उपभोक्तावादी नुकसान, समृद्धि पूंजीवादी मॉडल, सामान्य लोगों को स्थायी, यही आंसर हमारा सही होगा। अगला पैराग्राफ क्या दिया गया है? संपूर्ण विश्व में कृषि पद्धतियां वायु भूभाग परंपराओं और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर स्वयं व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी आधारित कृषि और स्थायी फसलें शामिल होती हैं जो भूमि को लगाया जाने वाले खाद्यान्न हैं जिसे प्रत्येक फसल के बाद दोबारा नहीं उगाया जाता। खट्टे फल, स्ट्रेस फूड देने वाले वृक्ष,
काफ़ी पौधे स्थायी फसलों के उदाहरण हैं। उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी आधारित खेती और फसल चक्र शामिल होता है, जिसके लिए कृषि योग्य भूमि का ज्ञान आवश्यक है। विशेषज्ञ और इंजीनियर फसल उगाने के लिए फसल चक्र और सिंचाई का मौसम, मृदा के रूप में आवश्यक जल के मात्रा के अनुसार उपयोग करते हैं। तटीय पश्चिमी अफ्रीका के किसान आमतौर पर महिलाएं खेती और मौसम की पहली वर्षा के तुरंत उपरांत मक्के की बुआई करते हैं। वे प्रायः खेतों को साफ करते हैं और प्राचीन विधि का उपयोग करते हैं, जिसे कर्तन और दहन प्रणाली कहा जाता है। सबसे पहले किसान अपने भूखंड की सारी झाड़ियों को काट देता है। जब बची हुई झाड़ियाँ सूख जाती हैं तो वह उसमें आग लगा देता है। आग लगने से निकलने वाली ऊष्मा से मृदा आसानी से ढीली हो जाती है और जली हुई झाड़ियों से उसे उर्वर बनाती है। तत्पश्चात किसान पिछले कुछ वर्षों में फसल के बचाए गए मक्के के दाने की बुआई करता है। उपरोक्त में के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा तर्क संगत निकाला जा सकता है? तटीय पश्चिमी अफ्रीका के लोग आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के अवगत नहीं हैं। चक्रीय फसलों की तुलना में स्थायी फसल की खेती किसानों के लिए अधिक लाभदायक है। कौन सा उत्तर सही है? तो ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों बातें बिल्कुल इस पैराग्राफ में नहीं की गई हैं और दोनों क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उपरोक्त संदर्भ में कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तटीय पश्चिम अफ्रीका महिलाओं का मुख्य व्यवसाय कृषि है। नहीं, कृषि खेती के किसानों के अत्यधिक लाभकारी नहीं है, इसलिए इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग की आवश्यकता है। तटीय पश्चिम अफ्रीका में भूगोल प्रदूषण कर्तन के सर्वोत्तम, हर किसी को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी पर आधारित कृषि करना संभव नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ए समान अवधि में बी द्वारा किए गए कार्य का 4 गुना अधिक कार्य कर सकता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा करते हैं तो अकेले उस कार्य को कितना समय में पूरा कर लेगा? बहुत सरल सवाल है मित्रों। ठीक है, ए पूरा कार्य करने में 4 गुना अधिक है, यानी ए रेशियो बी कितना दिया गया है? 4:1 दिया गया है। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? 28 दिन में। ठीक है, माना कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य हम करेंगे 28 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस ए, यानी 140 इकाई। ठीक है, ए द्वारा अकेला कितने किए? ए द्वारा अकेला कितने में? 140/4 और आगे आ गया कितना? 35 दिन। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है? शुभम के पास कुछ पोशाकें हैं। यदि उन्हें 20 या 30 बच्चों के बीच समान रूप से वितरित करता है तो उसके पास प्रत्येक मामले में 16 पोशाकें शेष रह जाती हैं। इसके बजाय यदि उन्हें 14 बच्चों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसके पास कोई शेष नहीं बचती। अतः ऐसे में उसके पास पोशाकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे? हम पोशाकों की संख्या n मान लेंगे। कितनी मान लेंगे? पोशाकों की संख्या n, और इन सब का क्या करेंगे? इन सब का LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। ठीक है, और LCM निकालने के बाद इन सब का SCF निकालेंगे। SCF, तो SCF हुआ 12। कितना हुआ? 12। 60, 36 और 24 का कितना हो गया? 12 हो गया। LCM निकाला, इसका LCM निकालेंगे और हुआ वो कितना? 300 LCM हो गया। ठीक, और LCM निकालने के बाद जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 616। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है? एक हाई स्कूल की छात्रा 60 विज्ञान वर्ग में, 36 छात्र वाणिज्य में और 24 छात्र कला वर्ग में। तो प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान है। प्रत्येक बस की स्ट्रीम के समूहों को बैठना है। तो ऐसे सवालों में मित्रों हम निकालेंगे LCF। क्या निकालेंगे? SCF। तो SCF कितना आएगा? 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो ना नहीं। बैठना है तो आवश्यक बसों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो SCF निकाला तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो आवश्यक बसों की न्यूनतम संख्या जब हम निकालेंगे तो 12/60, यानी और भी आगे करना पड़ेगा। तो 12/60, 5 प्लस 12/3 36, 12 12 दूनी 24, यानी 10। ऑप्शन B/D हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है। 4200 लोग पार्टी ए का समर्थन करते हैं, 2500 बी का समर्थन करते हैं, 16 ए और बी दोनों का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों की संख्या ए और बी दोनों का समर्थन नहीं करते हैं। तो इसमें सीधा है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो NA यूनियन B, ठीक है, बराबर NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B। तो हम निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन B निकलेगा कितना? A यूनियन B 4200 प्लस 2500 माइनस 1600। ठीक है,
तो जब ये किया तो कितना आया 5100। ठीक, ए बी का समर्थन ना ए का करते हैं ना बी का, तो इसमें सीधा हम 8000 में से 5100 घटा देंगे तो निकल आएगा डैश, और डैश निकलेगा तो नंबर ऑफ आएगा 2900, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। एक स्पोर्ट्स क्लब में 50 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, 20 व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलों में कम से कम एक खेल जरूर खेलते हैं। तो जब ऐसा सवाल हो तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, और इसे हम पाई चार्ट से वेन आरेख से सॉल्व करते हैं, यानी 40, 10 और 10 इतना ही तो दिया है। 50 छात्र हैं, 50 हैं लोग, 20 व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, और बताइए कितने लोग इन दोनों खेलों में से कम एक खेल खेलते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स खेल में 50 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, यानी 50 ये हो गया, और 20 व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, 20 ये हो गया। तो इस तरह हमने वितरित कर लिया। 10 व्यक्ति क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो यानी 40 क्रिकेट खेल रहे होंगे, 10 कॉमन होंगे, और कम से कम एक खेल खेलते हैं, तो कम से कम एक खेल खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40, 10, 50 और 60, यानी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 हो, उनका योग 588, तो बताइए संख्याओं के युग्म कितने हो सकते हैं? तो जब ऐसा सवाल हो तो हम इसे करेंगे, एक संख्या 12A होगी और दूसरी संख्या 12B होगी। ठीक है, तो 12A और 12B करेंगे, तो इसे जब जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 588 आ जाएगा। ठीक है, A प्लस B, जब इससे सीधा एक इक्वेशन बनेगी, वो कितनी बन जाएगी? 49 बन जाएगी। ठीक है, तो A और B दोनों संभवतः कितने करीब हैं? 24 से, और A इक्वल टू 24 और B इक्वल टू 25 होगा। कितना? A इक्वल टू 24 और B इक्वल टू 25। तो अब कितना आ सकता है? संभावित मान कितना होगा? C, 86,400। नेक्स्ट चलते हैं। जब एक व्यक्ति के बेटे का जन्म हुआ है तो उसकी उम्र पूर्ण घन थी, कुछ साल बाद उसकी बेटी हुई, तो बताइए उस व्यक्ति के उस बेटी की उम्र में योग क्या होगा? एक आदमी उम्र फिर से पूर्ण घन हो जाएगी, जब आदमी की उम्र फिर से पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, बेटे के जन्म में व्यक्ति की उम्र क्या हो सकती है? 27 हो सकती है। कितनी? 27, यही पूर्ण घन होगा, बाकी तो कोई पूर्ण घन होगा नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ? एक साल बाद उसकी एक बेटी हुई, उम्र के एक पूर्ण घन थी, कुछ साल बाद उसकी बेटी हुई, तो बताइए व्यक्ति और बेटी की उम्र का संभावित योग क्या होगा? तो कुछ साल बाद यदि हम मान लें 29 साल के थे तब उसकी बेटी हुई। ठीक है, जब वह 64 वर्ष के होंगे तब उनकी उम्र पुनः क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं। 64 प्लस 64 माइनस 29 प्लस 64 माइनस 27 इज इक्वल टू 136। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पाई चार्ट से रिलेटेड फिर है, यदि 21 से जरा पाई चार्ट एक बार देख लें, और उससे संबंधित पाई चार्ट दिया गया है, और उसमें विदेश यात्राएं, फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हुए लोग भी हैं। ठीक, तो इससे ज़रा क्वेश्चंस करेंगे, और पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? 21 से 35 वर्ष की आयु के कितने लोगों की संख्या इतनी थी? तो बताइए विदेश यात्री वाले 36 से 60 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या कितनी थी? तो ये अगर हम गाड़ते हैं 25% बराबर किसके है? 25% 24 के। ठीक है, और 1% निकाल लेंगे, ऐसे ही 36 का ये 30% है। कितना है? 30%, और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 28,800। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 5 से 10 वर्ष की आयु के 11 से 20 वर्ष की आयु के यात्रियों का अनुपात क्या होगा? 3:1, 2:1, 1:3। तो इसे मित्रों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2:1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ए और बी क्रमिक रूप से एक के बाद एक दिवसों में कार्य करके एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेला कार्य करते हैं तो 30 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। यदि ये पहले दिन का काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे दिन काम करता है, तो बताइए इस तरह से काम कितने दिनों में पूरा होगा? 21 दिनों में, 22.5 दिनों में, 22 दिनों में, या तो 22वें दिन या 23वें दिन। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वो होगा या तो 22वें दिन या 23वें दिन। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पाई चार्ट को ध्यान से पढ़ना है। रियलिटी शो ऑडिशन के लिए दिया गया है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है,
ई और एफ में शॉर्ट लिस्ट हुए लोगों की संख्या बी और ई के भाग में लेने वाले लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। ठीक है, ये दिया गया है, इसे ज़रा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो जब इसे हम आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ई और एफ में शॉर्ट लिस्ट लोगों की संख्या 1400 हैगा, तो 1400 का 20% निकालेंगे, कितने का, 1400 का 20%, और ऐसे ही बी और ई में निकालेंगे तो 17.17% आएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। शॉर्ट लिस्ट चयनित में भागीदारी अनुपात में कौन सा शहर सबसे सफल रहा। तो सबसे सफल जो शहर रहा है वो है हमारा जी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। विश्व के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति पुलिस अनुपात सबसे कम है। 1/3 न्यायिक पोस्टिंग पूर्णतः रिक्त होती हैं। राज्य और स्थानीय सरकारों निष्पक्ष तरीके से बुनियादी कल्याण सेवाएं प्रदान करने की क्षमता अत्यधिक सीमित है। यदि ये क्षमताएं मौजूद रहती हैं तो आपराधिक राजनीतिक उपस्थिति भी बनी रहेगी, क्योंकि राज्य का निर्माण एक लंबा मंद गति से चलने वाला कार्य है। यहाँ सुधारक कुछ अल्पकालिक उपाय कर सकते हैं, जैसे कि यह स्पष्ट करना कि राजनीति कैसे वित्त पोषित किया जाता है। हालांकि इस अनूठे गठजोड़ में चुनौतियों को पूरी तरह से हल करने के लिए आपराधिक राजनीतिक आपूर्ति के साथ साथ उसकी मांग दोनों रोकना होगा। अब आपको बताना है पूर्व धारणा क्या है इससे, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए और इस पर पूर्व धारणा बताइए। तो भारत में राजनीतिक अपराधों का विकृत है, बिल्कुल सही है। पुलिस और न्यायपालिका की कोई चर्चा ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा, केवल एक हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, और 55 पैराग्राफ है। जब हम विशेष संस्थानों का अभिशासन की चर्चा कर रहे होते हैं तब हम संस्थाओं के भीतर अभिशासन की गुणवत्ता की तुलना में प्रायः सुशासन के मानक को करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सुशासन का तात्पर्य अभिशासन के लोकतंत्रीकरण से है। सहभागी लोकतंत्र के शासन के लिए लोग ही अपने नेता को चुनते हैं। हालांकि अभिशासन निर्वाचित नेताओं को अधिकार नहीं है। जब अभिशासन कुछ चुनिंदा लोगों का अधिकार बन जाता है तो अभिशासन में अधिक अधीन आने वाले लोगों को अभिशासन के मामलों के बाहर रखा जाता है, तब यह कुशासन की तब्दील हो जाता है, लोकतंत्र उपहास का कारण बनता है। निम्नलिखित कथनों में उपरोक्त परिच्छेद में सबसे तर्कसंगत, तार्किक और निष्कर्ष सर्वोत्तम दर्शाता है। हम नागरिकों को भागीदारी के बिना अभिशासन की कल्पना नहीं कर सकते। नागरिकों को स्थानीय निकायों के अभिशासन में अग्र सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अभिशासन सुशासन के निर्वाचित नेताओं को लोगों की भागीदारी बढ़ाकर इसमें शामिल उसमें शामिल करना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि अभिशासन लोकतांत्रिकरण सुशासन को प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अमरजीत ब्रजेश एक साथ काम करते हैं, एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ब्रजेश चंदन के साथ काम करते हैं और उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अरिजीत 5 दिन में काम करता है और ब्रजेश 8 दिन में काम करता है, चंदन से इस कार्य को पूरा करने में लगाते हैं। चंदन को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो चंदन को अकेला वो कार्य पूरा करने में कितना लगेगा, 20 दिन लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बुधवार को एक आदमी द्वारा की गई कमाई संयुक्त रूप से सोमवार और मंगलवार के दिन की गई कमाई की 3/4 है। अगले 2 दिन उसकी कमाई पिछले 3 दिनों की कुल कमाई की आधी है। शनिवार का वह 205 रुपये कमाता है। सोमवार और मंगलवार को दिन की कमाई क्रमशः 5 और 25 रुपये से अधिक है। यदि रविवार की छुट्टी है तो बताइए उसने पूरे सप्ताह कितना पैसा कमाया। काफ़ी अच्छा और रोचक सवाल है मित्रों। ठीक है, शनिवार को कितने रुपए कमाता है, 205 रुपये। कितना, 205 रुपये। क्रमशः 5 रुपये और 25 रुपये अधिक है। तो सोमवार को कितना होगा, सोमवार को 200 रुपये, और मंगलवार को कितना होगा, मंगलवार को 180 रुपये। कितनी, 180 रुपये, यही तो होगा ना। ये सैटरडे हो गया, ये मंडे हो गया और ये ट्यूसडे हो गया, 3 दिन हो गया। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, बुधवार को एक आदमी संयुक्त रूप से सोमवार और मंगल के दिन की कमाई का 3/4 कमाता है। तो ये हमने जोड़ा, बुध की निकल आई तो 0, 8, 2, 1, 3, 3/4 यानी 3/4, ये काट दिया। ठीक है, तो बुधवार की हो गई 5 × 15, 9 × 27, 1 × 28, 285 रुपये। कितना, 285 रुपये। मंगलवार के दिन की कमाई की 3/4 है। तो वेडनेसडे की कितनी हो गई मित्रों, 285। अब क्या बचा, पिछले उसकी कमाई, अगले 2 दिन की कमाई उसके पिछले 3 दिनों की कमाई की कुल कमाई की आधी है। अब 285 और 380 इसमें जोड़ लो,
380 हमने जोड़े तो 5 8 8 16 1 16 3 2 5 1 6। अब क्या बोला, अगले उसकी कमाई पिछले 3 दिनों की कमाई की आधी है, पिछले 3 दिनों की कमाई की आधी है। क्या है, शनिवार, अगले 2 दिन की कमाई पिछले 3 दिनों की कुल कमाई की आधी है। ठीक है, इसका आधा कर लो, आधा किया तो 330 रुपये। अब इसे जोड़ लो 330 नहीं 625 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 332.5, 332.5 हुआ ये। तो अब इसे जब हम जोड़ेंगे तीनों दिन का तो आएगा 1202.50, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सरल है, देख के डरना नहीं है और उसमें सॉल्व कर देना है, जूझ जाना है सवाल से। 100 परिवारों में किए गए सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि 50 परिवार मधुमेह से पीड़ित हैं, 75 रक्तचाप से पीड़ित हैं, 25 दुर्लभ रोग से पीड़ित हैं, 10 ही तीनों तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। दुर्लभ तथा दुर्लभ परिवारों से लोग, हर परिवार रक्तचाप से पीड़ित है, कितने परिवार केवल रक्तचाप से पीड़ित हैं। तो जब ऐसा सवाल हो तो परिवारों की संख्या क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। ठीक है, माना परिवारों की संख्या 100 हो गई, टोटल फैमिली कितनी हो गई, 100 तो है ही। खैर ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 35। ठीक है मित्रों, कितना आएगा 35, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है 54, P इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज इक्वल टू गुणज है, और Q इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स 7 का गुणज है। तो यहाँ पे ये बातें सारी की गई हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या है 55, ये देखते हैं। संयुक्त रूप से जलाशय, हरित क्षेत्र, उद्योग, आवंटित क्षेत्र कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है। तो मित्रों, संयुक्त जलाशय में हरित क्षेत्र आवंटित भूमि हम टोटल ऐड कर लेंगे। ठीक है, और टोटल ऐड करने के बाद ग्राफ होगा, और इसको जब हम ऐड करेंगे पाई चार्ट को तो हमारा वो आएगा 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 50%। कितना आएगा, 50%। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है, रेसिडेंशियल आवंटित भूमि में कितना प्रतिशत है। तो रेसिडेंशियल आवंटित भूमि अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 180%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 8 या 12 में विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो जब ऐसा सवाल हो तो मित्रों हम इसमें 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 24। ठीक है, तो 24 आएगा, तो यहाँ पर 2 शेष बचता है। तो यहाँ पर 984 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, जो 24 से विभाजित होगी, और 24 से विभाजित करने के लिए शेष 2 बचे तो इसमें 2 जोड़ देंगे, तो ऑप्शन क्या होगा 986। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या है 58, ये राम द्वारा किए गए कार्य उसके पूरे करने में उसके द्वारा लिए गए समय की तुलना में श्याम उसी कार्य को केवल 1/4 हिस्से को पूरा करने में का समय 3/5 हिस्सा खर्च करता है। यदि वे मिलकर उस कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो माना x दिनों में पूरा कर लेगा, कितने में, x दिनों में। तो 3x/5 3/4 है। ठीक है, 1/4 पूरा करता है। ठीक, तो जिस विषय में सॉल्व करेंगे तो 4 × 3x/5 यानी 12x/5। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर एक भी नहीं, और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर आएगा 81.6। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, एक शादी पार्टी में 82% मेहमानों को कॉफ़ी, 54% को कोल्ड ड्रिंक, और प्रत्येक अतिथि या कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक पिया। तो 72 मेहमान ऐसे थे जिन्होंने दोनों लिया। तो बताइए पार्टी में मेहमानों की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, मेहमानों की कुल संख्या बतानी है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आएगा 200 थी। कितनी थी, 200। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 6 अंकों की कुल संख्या x बाई एक्स 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 इज ये, तो हमेशा विभाजित होगा। 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की संख्या को ज्ञात करेंगे तो मित्रों कुछ नहीं, कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0
यहाँ पर 10, यहाँ पर 100, यहाँ पर 1, ऐसे करके जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसमें इकाई का अंक बताना है 560, ठीक है, का अंक क्या होगा। ठीक, तो ऐसे सवालों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? 625 जो है का इकाई का अंक अगर हम बात करें 625, ये गलत दिया गया है मित्रों। पहली बात तो ये है 6 की पावर 25, 9 की पावर 16 और 5 की पावर 50, ये ऐसा दिया गया है। अब इसका अंक हमें बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 6 की अंक का 6 ही होगा, 9 की पावर 16 का अगर हम देखें इकाई का अंक 16 होगा, और 5 की पावर 0 का इकाई का अंक 5 होगा। 5 1 6, 6 और 6 12, यानी आंसर होगा 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या है 60? समझिए इसको। भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा परिवेश बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण है, तथापि भारत और भारतीय लोगों की देन है कि किसी भी सुरक्षा चुनौती ने देश को प्रभावित नहीं किया है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत मजबूत हुआ है और आज के माध्यम आय वाला देश था, जो वैश्विक मामलों में एक प्रमुख देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विभाजन की उत्पन्न हुई अस्थिरता ने भारत के अर्थ अव्यवस्थित कर दिया था, जो अत्यधिक विविध और भिन्न भिन्न रही है। हमारी कई समस्याएं विभाजन से जुड़ी हुई हैं, तथापि भारत ने अपनी एकता को बनाए रखा है और एक मजबूत देश के रूप में उभरा है। हालांकि आत्मसंतुष्टि की कोई संभावना नहीं है, परंतु देश का विश्वास है कि जटिलता के बावजूद इन समस्याओं को ठोस नीतियों क्षमता में समायोजित किया जाए। तो अब यहाँ पर रिलेटेड पूर्व धारणा बतानी है। तो मित्रों यहाँ पर यदि पूर्व धारणा बताएंगे तो देश की स्थिरता के बावजूद देश में समृद्धि पृथ्वी की आय बढ़ी है, सही है। भारत सरकार आंतरिक, इसकी कोई चर्चा नहीं है, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। उपरोक्त परिच्छेद के में कौन सा कथन सही है? जटिल आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए ठोस नीति की पर्याप्त की जरूरत है, ठीक है। सभी आंतरिक सुरक्षा मूल कारण देश में विभाजन में निहित है। आंतरिक सुरक्षा चुनौती भारत के विकास के पथ को आगे रोक सकती, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं अगला परिच्छेद। हालिया वर्षों में कई अध्ययनों से तथ्य सामने आया है कि हमारे शरीर के ऊपर रहने वाले ट्रिलियन की संख्या में सूक्ष्मजीव उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने स्वस्थ और रोग स्वस्थ स्थितियों के बीच संबंधों को चित्र करने में एक सूक्ष्मजीवी समुदाय की प्रजातियों को एक प्रकार का प्रचुरता और स्नैपशॉट प्रदान करने हेतु बड़े पैमाने पर अगली पीढ़ी और अनुक्रमण उपागमों का उपयोग किया है। इन परिणामों ने मानव को आंत और माइक्रोबाइटा व्यवधान और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, कैंसर, तंत्र का विकास संबंधी विकार सहित कई विभिन्न बीमारियों के बीच संबंधों का अनावृत किया है। लेकिन आंत के माइक्रोबायोटा और होस्ट में मध्य अंतर क्रियाओं को ऐसे मानव स्वास्थ्य के रूप प्रभावित किया गया अंतर्निहित तंत्रों को समझने में आवश्यक है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चंस देखना है। कैंसर और तंत्र संबंधी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज सर्वोत्तम रूप क्या दर्शाता है, ये बताना है हमें, ठीक है। व्यापक शोध के बावजूद माइक्रोबायोटा होस्ट में अंतरक्रिया तंत्र स्पष्ट नहीं है, यही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। राजू एक दीवार पर 2/5 हिस्से को 6 दिनों में पेंट करता है। संध्या उसी दीवार के 1/3 हिस्से को 90-10 दिनों में पेंट कर सकती है। राजू और संध्या दोनों मिलकर दीवार को कितने दिनों में पेंट कर सकते हैं? 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वो पेंट कर पाएंगे कितने दिन में? 10 दिन में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एक शहर में 4 मंदिर हैं। घंटी 9, 15, 18, 25, 4 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि दोनों 4 घंटे में कितनी बार बजेंगी? तो ऐसे सवालों में मित्रों हम क्या करेंगे? ऐसे सवालों में हम एलसीएम निकालेंगे, यानी 450 इसका एलसीएम आएगा। कितना आएगा? ऐसे सवालों में हम क्या निकालते हैं मित्रों? एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम कितना आएगा? 450 सेकंड में, यानी 7.5 मिनट में एक बार। कितने बार? 7.5 मिनट में एक बार बजती है। तो अब 7.5 मिनट का 4 घंटों में भाग दे देंगे तो आएगा 32 बार। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 67। क्या कह रहा है? विचार कीजिए और फॉलो शब्द का अक्षर बताना है, स्लो शब्द का अक्षर बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो मित्रों यहाँ पर कोई भी बात सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। किसी स्कूल में परीक्षा विज्ञान में 40%, गणित 60% अनुत्तीर्ण हुए। दोनों परीक्षाओं में 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखेंगे स्कूल में शामिल हुए थे 40,000 छात्र शामिल हुए थे। नेक्स्ट है सवाल MN और 6 और 8 में N इंटरसेक्शन O का मान ज्ञात कीजिए। तो M और इक्वल टू MN है, 0 है, ठीक है। तो इसके अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन है डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। एक VIP की सुरक्षा में 80 सैनिक तैनात किए जाते हैं। इनमें 20% सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, जबकि शेष 50% के पास सिर्फ हेलमेट है। तो बताइए कितने सैनिकों के पास ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट है और ना ही हेलमेट है। जब ऐसा सवाल हो तो मित्रों ऐसे सैनिकों की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। कितनी होगी? 32, ठीक है। ये सवाल आप लोग सॉल्व करना, अगर प्रॉब्लम हो तो बताना, सॉल्व दोबारा करा दिया जाएगा, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के आसपास एक बेहद असामान्य समुद्री हीट वेव चल रही है। यह 2 महीने से अधिक समय से चल रही है। वहाँ वर्ष में शेष महीनों से भी जारी रह सकती है। यह परिवर्तन वैश्विक तापन और भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के एल नीनो स्थितियों के विकास से प्रेरित विश्वव्यापी पैटर्न का हिस्सा है। समुद्री सतह का तापमान SST लंबे समय तक असमान रूप से उच्च रहने से स्थिति में समुद्री हीट वेव कहते हैं। इस क्षेत्र में इस तरह की गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई एवं इसका समुद्री वनस्पति जीवन जीविका स्थानीय टर्म में दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि यहाँ की भूमि पर हीट वेव उत्पन्न हो सकती है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की सतह पर आंतरिक अनुभाग प्रमुख रोग डायनोलॉग डॉनलोन के बयान ने कहा है कि वर्तमान समुद्री हीट वेव चरम श्रेणी यानी 4/5 समुद्री हीट वेव में वर्गीकृत किया गया है, जो वर्ष में इस समय बेहद असमान है। ESA उपग्रह से प्राप्त डेटा के अनुसार 18 जून को उत्तरी सागर के तापमान असमान रूप से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जबकि बाल्टिक सागर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस अधिक था। उपरोक्त में से मर्म क्या है? ठीक है, अल नीनो और ला लीना से मौसम प्रणाली प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। उत्तरी अटलांटिक महासागर सामान्य हीट वेव पूरे वर्ष जारी रह सकती है, ये बात ही बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पैराग्राफ पर। व्यावसायिक गतिविधियों का जिक्र करते हुए महात्मा गांधी ने एक बार उल्लेख किया था कि सभी व्यवसायों में एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है जिसका उनकी सामान्य आर्थिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यावसायिक संगठन में सटे कोई क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो समाज उस व्यवसाय संगठन को राहत कार्य में भाग लेने की अपेक्षा करेगा। ऐसी सामाजिक जिम्मेदारी नैतिक विचारों से उत्पन्न होती है और लाभ कमाने के विचारों से। इसलिए समाज के प्रति जिम्मेदारी व्यावसायिक नैतिकता से उत्पन्न एक नैतिक दायित्व है जो बदले में व्यावसायिक दर्शन से ओतप्रोत है। तो आपको इसमें सर्वोत्तम मर्म बताना है जो व्यवसाय के लाभ कमाने में केंद्रित नैतिक है। व्यवसाय का दर्शन सामाजिक जिम्मेदारी शामिल होनी चाहिए, ठीक है। लाभ कमाए बिना कोई भी व्यवसाय सामाजिक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे सटीक आंसर है व्यवसाय दर्शन सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा हो। नेक्स्ट चलते हैं अगला पैरा। जीवन में आगे बढ़ते हुए विभिन्न बिंदुओं पर जोड़ने की शुरुआत पीछे अतीत को देखने की लिए होती है, जिसमें जीवन के उच्च निम्न स्थितियों में सर्वत्र देखना होता है, लेकिन इसमें सबसे विशेष रूप से स्वयं के अंदर की ओर देखना शामिल है। अपने अतीत और व्यवहारों को, विश्वास, मूल्यों को, कार्यों को परीक्षण करने पर आपको कोई एक पैटर्न दिखाई देना शुरू हो जाएगा जिसे बिंदुओं का जोड़ना भी कहा जाता है। इस बुद्धिमत्ता के आधार पर अपने चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र की है जो आपके सबसे अधिक प्रिय हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से आप भविष्य में कार्रवाई के लिए बिंदुओं को रेखा चित्र बनाना शुरू कर सकते हैं। इसलिए भविष्य में आपको दृष्टिकोण आपके अतीत से जुड़े बिंदुओं को देखने में सक्षम होने पर आधारित है। आप यहाँ तो पिछले बिंदुओं के की ओर प्रगति कर सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पर पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखना है आंसर। तो सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करता है, तो सर्वोत्तम प्रतिबिंबित बिंदुओं को जोड़ने से अतीत की गलतियों को सबक लेना, भविष्य के लिए आगे बढ़ना, लागू करना, यही सही मर्म है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तनाव मुक्त मस्तिष्क वाला एक अच्छा नेतृत्वकर्ता हमारी टीम में परेशानी और संकेतों को आसानी से पहचान सकता है और उत्पन्न होने वाली उन मुद्दों को तुरंत और प्रभावी तरीके से हल कर सकता है। क्योंकि तनाव को प्रतिबंधित और करने में उपयोग किए जाने वाली तकनीकें भावनात्मक प्रबंधन के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, इसलिए जब उसे उपयोग किया जाता है तब कार्यस्थल पर किसी भी चुनौती में से निपटने के लिए नेतृत्वकर्ता का मस्तिष्क तुरंत स्पष्ट हो सकता है। इसमें उन्हें टीम की संबंधित सदस्यों के साथ बहुत कठोर या व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया किए बिना टीम में रहने वाली किसी भी बुलिंग या अनैतिक प्रतिक्रियाओं में तटस्थ तरीके से निपटने में मदद मिल सकती है। उपरोक्त में से सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं क्या है, इसको समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा उपयुक्त परिच्छेद दर्शाता है? उपयुक्तता और कौशल प्रबंधन के लिए एक अच्छे नेतृत्वकर्ता अपने तनाव की प्राथमिकता के साथ प्रतिबंधित करना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही
होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक कक्षा में 160 सेंटीमीटर लंबाई वाले 18 लड़के और कुल लड़कियों की संख्या 3/4 के बराबर, लड़कों की कुल संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों को 2/3 है, लड़कियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लड़कों की संख्या x मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? x। तो लड़कियाँ फिर कितनी हो जाएंगी? 3/4 x = 18। तो x = कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, तो इस तरह जब हम देखेंगे तो क्या होगी? लड़कियों की संख्या 12 होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। किसी किताब में एक पेज शुरू होने से किसी पेज नंबर जोड़े जाते हैं, हालांकि एक पेज नंबर गलती से 2 बार जोड़ा गया था। प्राप्त अंकों का योग 850 था, पृष्ठांक 2 बार जोड़ा गया होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, माना कुल पृष्ठों की संख्या n हो जाएगी और दोहराने वाली संख्या x हो जाएगी। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या है? लक्ष्मण और सुरेश अकेले किसी कार्य को पूरा करने में 6 और 12 दिन करते हैं। यदि वो मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितना भाग लक्ष्मण द्वारा पूरा किया जाता है। तो क्षमता हम निकाल लेंगे। एक की क्षमता 1/6 है और एक की क्षमता 1/12 है। ठीक है, इसकी क्षमता निकाल ली। अब दोनों में अनुपात देखेंगे तो 2:1 है, यानी सुरेश दुगना काम करता है लक्ष्मण के से अपेक्षा। तो लक्ष्मण द्वारा किए गए कार्य का भाग क्या हो जाएगा? तो लक्ष्मण द्वारा किया गया कार्य 2/1/12, ठीक है, 1/2 + 1 यानी 2/3। ठीक है, कितना आया? 2/3। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर है 78। क्या है? टीना सीसेट में नामक एक परीक्षा देती है। 80 प्रश्न होते हैं। सीसेट प्रत्येक सही उत्तर में 3 अंक दिया जाता है और अगले 3 में 1 अंक काट लिया जाता है। प्रयास नहीं किया, प्रश्नों में कोई अंक नहीं या सीसेट में 150 से अधिक अंक प्राप्त करती है। चिन्हित गलत उत्तर की अधिकतम संभावित संख्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पे संभावित संख्या हो सकती है 22। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। एक आज बायोमिक्री का उपयोग चिकित्सा प्रौद्योगिकी को लेकर शहर नियोजन वास्तुकला की हर चीज़ में किया जाता है। प्राकृतिक रूप का अध्ययन करके वैज्ञानिक हानिकारक जीवाणुओं को लड़ने में कैसे निर्माण करने के लिए तरीके से खुद लेकर आए हैं जो खुद को गर्म और ठंडा रख सकती है। बेहतर सोलर पैनल डिजाइन करने में मदद करती है। शोधकर्ता अध्ययन कर रहे हैं पौधे ऊर्जा का भंडार कैसे करते हैं। बायोमिमिक्री सिद्धांतों का उपयोग अधिक ऊर्जा कौशल रेलगाड़ियों कारों के निर्माण में विनिर्माण और संयंत्रों के ऐसे उत्पादन बनाने में मदद करने के लिए किया जाता है जो कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और बहुत कम या कोई विशिष्ट उत्पन्न नहीं करते। कौन सा परिच्छेद सर्वोत्तम दर्शाता है? तो बायोमिमिक्री बहुआयामी उपयोग के लिए उच्च लागत जुड़े हैं। बायोमिमिक्री क्षमता सतत विकास के सिद्धांतों के आधार पर भविष्य जीवन का वादा करते हैं। बायोमिमिक्री उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन जल्द ही जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। आश्चर्यजनक भविष्य रोहित चरणबद्ध रूप से समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर सही होगा बिल्कुल बी। नेक्स्ट चलते हैं अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ क्या है? हम चाहें या ना चाहें हमारे जीवन में प्रौद्योगिकी की भूमिका अहम बढ़ाती जा रही है। हालांकि वे आधुनिक तकनीक की पहलू में, लेकिन समाज में 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन दुष्परिणाम हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगातार जुड़े रहने से मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि तत्काल संतुष्टि की उम्मीद, व्याकुलता, समस्या, तनाव, यहाँ तक कि चिंता और अवसाद भी। यदि आप अपने हाल ही में किए गए व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज को तुरंत उत्तर न मिलने से चिंतित हैं तो सावधान हो जाइए। यह आप देखने के लिए लगातार फेसबुक स्नैपचैट पर जा रहे हैं और अपने दोस्त को क्या कर रहे हैं, पिछली पोस्ट कितने लाइक मिले हैं, आप भी शामिल हैं, आप अकेले नहीं हैं। कुछ मुद्दे, उनका अनुभव, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें अंतर्निहित क्या है बताना है। तो मित्रों इसमें अंतर्निहित बताएंगे तो ऑप्शन पढ़ेंगे। कामकाजी जीवन की जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं, प्रौद्योगिकी का उपयोग आनंद देता है लेकिन मानसिक अवसाद भी, यही हमारा सही मर्म होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने सीसेट का पेपर संख्या 3 लगाया जो कि विजन IAS से रिलेटेड था। नेक्स्ट पेपर भी अपलोड किए जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।